10th class history. चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब जर्मनी और इटली दोनों एक सिंगल नेशन में कैसे कन्वर्ट हुए। जर्मनी का देखते हैं सबसे पहले। कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या किसी भी देश की आर्किटेक्ट, किसी भी देश का भविष्य, उसका निर्माण उसकी आर्मी कर सकती है? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. अभी जो नेशनलिज्म था यूरोप के अंदर 1848 के बाद, वो थोड़ा सा अपना जो डायरेक्शन था उसका चेंज हो चुका था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। अभी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे थे अपनी स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और वो यूरोप पे पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहते थे। यानी ये चाहते थे कि जो नोबल्स का रूल है, कंजर्वेटिव्स का रूल है, एरिस्टोक्रेट्स है, वो वापस डोमिनेट हो जाए यूरोप के अंदर। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट्स। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. हमने पहले भी देखा था कि nationalist feelings जो थी बेसिकली वो मिडिल क्लास के लोगों में स्प्रेड हो रही थी। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जर्मन्स जो मिडिल क्लास थे उनमें ये फीलिंग ज़्यादा डेवलप हो रही थी। who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation, जिन्होंने 1848 के टाइम पर काफ़ी कोशिश करी थी कि जो अलग अलग रीजन्स हैं जर्मन कन्फेडरेशन के, उनको एक सिंगल नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया जाए जो कि पार्लियामेंट्री टर्म्स पे वर्क करेगी जहाँ की गवर्नमेंट। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउ एवर रिप्रेस बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की। लेकिन ये जो इनिशिएटिव, ये जो प्रयास नेशन बिल्डिंग का किया गया था, इसको मोनार्की और मिलिट्री दोनों ने मिलकर रिप्रेस कर दिया, यानी दबा दिया, कुचल दिया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, और इनको सपोर्ट करने वाले प्रूशिया के बड़े लैंड ओनर्स थे जिनको जंकर्स कहा जाता है। तो 1 मार्क में आप याद रखना, लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, जंकर्स। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। लेकिन उसके बाद इस जो पूरा मूवमेंट था, इसकी लीडरशिप अब प्रूशिया के हाथ में आ गई थी फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोसेस था, इसका जो आर्किटेक्ट था बेसिकली ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था, उसके हाथ में था। कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। तो यहाँ पर प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी ने भी इसको हेल्प करी। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। तो अगले 7 साल के अंदर 3 वॉर हुए। किस किस के साथ में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। और तीनों में जो विक्ट्री हुई वो किसकी हुई? प्रूशिया की। और इस तरह से जो यूनिफिकेशन का काम था जर्मनी का, वो कंप्लीट हो गया। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट, और उसके बाद जो प्रूशिया के राजा थे जनवरी 1871 में, काइसर विलियम फर्स्ट, उनको जर्मनी का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। एक जो वर्सलिस का हॉल था वहाँ पर इसको बहुत ही सेरेमोनियल तरीके से किया गया। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, काफ़ी चिलचिलाती ठंडी वाली मॉर्निंग थी 18 जनवरी 1871, जहाँ पे जर्मन स्टेट्स के बाकी प्रिंसेस थे, रिप्रेजेंटेटिव्स आर्मी के थे और प्रूशिया के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी था। ये सब अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सलिस वहाँ पे गैदर हुए। वर्सलिस का जो पैलेस था वहाँ पे टू प्रोक्लेम द जर्मन एम्परर, और बहुत ही सेरेमोनियल तरीके से उन्होंने काइसर विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रूशिया का था, उसको जर्मनी का किंग डिक्लेयर करा। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। तो यहाँ पर इस जर्मन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में जो डोमिनेटिंग पावर दिख रही है वो दिख रही है प्रूशियन स्टेट की। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। लेकिन जब ये नया स्टेट बना तो इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेस करा किस पे? करेंसी को मॉडर्नाइज करने के लिए। बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम, इन सबको इम्प्रूव किया जर्मनी में। उसके बाद प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर वेस्ट ऑफ जर्मनी। तो प्रूशिया के जो भी मेजर्स थे, प्रैक्टिसेस थी, वो एक मॉडल के तौर पे जर्मनी में काम करने लगे। अब जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद नेक्स्ट टर्न था आपका इटली का। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो जर्मनी की तरह इटली का भी एक काफ़ी बड़ा इतिहास है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, यानी जहाँ पर पॉलिटिकली काफ़ी सारे टुकड़े थे। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो इटली के अंदर भी यहाँ के जो लोग थे अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में डिवाइडेड थे। इसके अलावा एक एरिया ऐसा भी था जो कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में था और वो मल्टीनेशनल था, यानी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग थे।
ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। तो बेसिकली आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो यहाँ से कि इटली मिड 19th सेंचुरी के टाइम पर 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन, और इन 7 में से सिर्फ एक पार्ट था जो कि सर्डिनिया पेडमोंट था, वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। वो प्रॉपर इटालियन प्रिंसली हाउस के पास में था। नॉर्थ पार्ट जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंडर में था। सेंटर जो था उस पर पोप रूल करते थे, और सदर्न रीजन जो था वो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन उनके डोमिनेशन में था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज भी एक तरीके से नहीं बोली जाती थी, एंड स्टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। अलग अलग एरियाज में उसमें आपको वेरिएशंस महसूस हो सकते थे। ड्यूरिंग द 1830s, अब जो इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में हमने पढ़ा था गिसेपी मजीनी, तो 1830s के टाइम पर इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश करी थी। हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। कोशिश करी इटली को यूनिफाइड करने के लिए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी ताकि अपने गोल्स को अचीव कर सके। द फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपनाइजिंग्स बोथ इन 1831, लेकिन 2 बार जो इन्होंने अटेम्प्ट लिया 1831, 1848, दोनों में ये रेवोल्यूशन इनका फेल रहा। meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड, यानी अब पूरी जिम्मेदारी यहाँ का जो राजा था विक्टर इमानुअल सेकेंड, जिसके पास में सर्डिनिया पेडमोंट था, उनके ऊपर आ गई थी कि युद्ध करो और इन सबको यहाँ से हटाओ। In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development. यहाँ रहने वाले लोगों का मानना था कि अगर इटली एक हो जाएगा तो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे केवर, यहाँ पे सिर्फ केवर लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम आपके पीछे क्वेश्चंस में है, काउंट कैमिलियो डी केवर, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. काम इनको दिया गया इटली को यूनिफाइड करने के लिए, लेकिन ना तो ये क्रांतिकारी थे ना ये डेमोक्रेट थे। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। यहाँ तक कि बाकी जो वेल्दी एजुकेटेड मेंबर्स थे उनकी तरह ये भी फ्रेंच ज़्यादा प्रॉपरली बोलते थे, ना कि इटालियन। थ्रू अ टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलाइंस, लेकिन उन्हें बहुत ही दिमाग लगा के एक डिप्लोमेटिक अलाइंस करी, यानी समझौता करा, जो कि बहुत एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जिसमें आप समझ नहीं पाते कि एक्चुअली फेवर में कि अगेंस्ट में। तो इस तरह से उन्होंने बातचीत करी विद फ्रांस के साथ में। इंजीनियर्ड बाय केवर, सर्डिनिया पेडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859, और फ्रांस के साथ मिलकर इन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेज को 1859 में यहाँ से हटा दिया। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, इनकी रेगुलर ट्रूप जो सेना थी वो तो थी सही, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से भी इनके साथ अपने हथियार लेकर आए। अंडर द लीडरशिप ऑफ गरिबाल्डी, गिसिपी गरिबाल्डी जॉइन द फ्रे, और यहाँ पे ये जो आर्म्ड वॉलंटियर्स हैं इनको लीड करने वाले गिसिपी गरिबाल्डी थे, इन्होंने भी इस क्रांति को ज्वाइन करा। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। 1860s के टाइम पर ये साउथ इटली की तरफ गए, फिर 2 सिसिलीज वाला जो किंगडम था वहाँ गए, यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे उनका सपोर्ट लिया, और सब ने मिलकर जो स्पेनिश रूलर्स थे उनको यहाँ से, जो बॉर्बन रूलर्स थे उनको यहाँ से रिमूव कर दिया। उसके बाद इन 1861 विक्टर इमानुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। यहाँ पर यूनिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ। 1861 में विक्टर इमानुअल सेकेंड को यूनिफाइड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया गया। अभी भी जो इटली के लोग थे काफ़ी सारे अनपढ़ थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है। यहाँ तक कि द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गरिबाल्डी, वो किसान जिन्होंने गरिबाल्डी को सपोर्ट भी करा था साउथ इटली के टाइम पर, उन्होंने कभी इटालिया वर्ड सुना ही नहीं है, या फिर उनके लिए ला इटालिया का मतलब था विक्टर इमानुअल की वाइफ। आगे देखते हैं हम ब्रिटेन के बारे में। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। लोगों का मानना है, कई स्कॉलर्स का, विद्वानों का मानना है कि जो नेशन स्टेट का मॉडल है बेसिकली वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or revolution. लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि जो ब्रिटेन है उसमें अचानक ऐसा कोई क्रांति या कोई सडन अपहीवल नहीं हुआ जिसकी वजह से वो एक हो गया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, इसके लिए भी काफ़ी लंबा टाइम लगा था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले जो ब्रिटेन हमें दिखता है वैसा ब्रिटेन नहीं था।
The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic one. जो पुराने लोग ब्रिटेन में रहा करते थे वो भी अलग अलग ग्रुप के थे, उनमें से इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश ये मेन थे. All of these ethnic groups had their own cultural and political tradition. क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स थे तो इनके कल्चरल पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी अलग अलग थे. बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, लेकिन इस एरिया में इंग्लिश जो था उनकी वेल्थ जो थी वो बढ़ती जा रही थी, तो इम्पोर्टेंस और पावर भी बढ़ी. इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड, और इसीलिए बाकी जो नेशंस थे इस आइलैंड के, उनके ऊपर ये अपना इन्फ्लुएंस जमाने में कामयाब हो गए. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688, English Parliament ने 1688 में पूरी पावर अपने हाथ में ले ली at the end of a protracted conflict with the instrument through which a nation state with England at its center came to be forced. और इस तरह से एक नेशन स्टेट की शुरुआत हुई जहाँ पे इंग्लैंड सेंटर में था. The Act of Union 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. यानी इंग्लैंड जो है वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. यानी अब इंग्लैंड का दबदबा रहेगा किसके ऊपर? स्कॉटलैंड के ऊपर. डोमिनेटिंग रहेगा इंग्लैंड. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स. यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर जो डोमिनेटिंग मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? इंग्लिश मेंबर्स. The growth of British identity meant the Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. यानी बहुत सिंपल सी बात है कि स्कॉटलैंड का जो भी अलग कल्चर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उनको धीरे धीरे एक के बाद एक ख़त्म कर दिया जाएगा. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlanders suffered terrible repression. जो भी कैथलिक कम्युनिटी के लोग जो कि स्कॉटलैंड में रहा करते थे उनको भी काफ़ी विरोध देखना पड़ा, उनको भी दबाया गया. whenever they attempted to assert their independence, जब भी उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करी. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language. यहाँ तक कि इनको अपनी भाषा बोलने से, अपनी नेशनल ड्रेस पहनने से भी मना कर दिया गया, और या तो आप जो इंग्लिश डोमिनेशन है उसको एक्सेप्ट करो या फिर यहाँ से चले जाओ. आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट. अब स्कॉटलैंड के बाद आयरलैंड के साथ भी सिमिलर ट्रीटमेंट हुआ. इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी बेसिकली दो ग्रुप्स थे, बहुत प्रॉपर डिवीजन था कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में. ये क्रिश्चियंस में दो कम्युनिटी होती है. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स. अब इंग्लिश बेसिकली प्रोटेस्टेंट कल्चर को मानने वाले थे, तो इन्होंने आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको फेवर करा, और जो लार्जली कैथलिक कंट्री थी उसको अपनी डोमिनेंस में ले लिया. कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. तो जब भी कैथलिक्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी उसको दबाया गया. आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन. अगला प्रयास वुल्फटोन और उसके कुछ आयरिशमैन थे, उन्होंने कोशिश करी बट वो जो विरोध था वो फेल रहा. आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801. तो 1798 में प्रयास किया गया था लेकिन उसको दबा दिया गया, और आयरलैंड को भी जोर ज़बरदस्ती से यूनाइटेड किंगडम में 1801 में जोड़ दिया गया. और इस तरह से जो प्रॉपर ब्रिटेन हम देखते हैं वो बना. और उसके बाद अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्ज्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. तो जो ब्रिटिश नेशन बना इसमें डोमिनेटिंग कल्चर था इंग्लिश. नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करे गए, जैसे ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया जिसको यूनियन जैक कहा जाता है. नेशनल एंथम बनाया गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग. इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. तो इंग्लिश लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, बाकी जो नेशंस है वो सबऑर्डिनेट पार्टनर के तौर पे ही सर्वाइव कर सकते हैं.